कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए उसका हस्बैंड उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उस बच्चे की माँ की मौत हो गई थी। हॉस्पिटल में आते वक्त उस माँ के ऊपर तेज चमकती हुई बिजली उसके ऊपर गिर गई थी और शायद इसी वजह से उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन बच्चे को भी एक अजीब प्रकार की बीमारी थी। उसका शरीर पूरा व्हाइट कलर में हो गया था। बच्चे का पिता बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि ये बच्चा ही मनहूस है, इसलिए वो बच्चे को हॉस्पिटल में ही छोड़ करके चला जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें कई साल बाद डक नाम के एक शेरिफ को दिखाया जाता है। दरअसल एक बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसी की छानबीन करने के लिए वो यहाँ पर आया था। उसके साथ जेस्सी नाम की एक साइकोलॉजिस्ट भी थी। इन्हें यहाँ पर एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है जो अंडरग्राउंड की तरफ जा रहा था। अंदर जाने के बाद इन्हें वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो अंधेरे में बैठा हुआ था। जब वो अंधेरे से बाहर आता है तो उसे देख करके ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़के का शरीर पूरे व्हाइट कलर में था और उसके बाल बिल्कुल भी नहीं थे। मैं आपको बता दूं, ये वही लड़का है जिसे आपने मूवी के शुरुआत में देखा था। पिता के छोड़ के चले जाने के बाद उसके दादाजी ने उसे रखा और उसकी देखभाल किया। अब ये लोग उस लड़के से उसका नाम पूछते हैं तो वो लड़का इन लोगों को अपना नाम माइक बताता है। माइक कहता है कि मैं कई सालों से यहीं पर रह रहा हूँ और मैं कभी भी बाहर की तरफ नहीं गया, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ और मैं इंसानों की तरह नहीं दिखता हूँ। लेकिन माइक के अंदर बहुत खास प्रकार की पावर थी। वो कभी भी बाहर नहीं गया, लेकिन फिर भी उसने घर के अंदर सारी किताबों को पढ़ डाला है और हर किताब का एक एक पन्ना उसे बहुत अच्छे से याद है। अब जेस्सी उसे यहाँ पर नहीं छोड़ती है, बल्कि उसे अपने साथ लेकर जाती है। वो माइक को अपने साथ ऑर्फेनेज में लेकर जाती है जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं। वहाँ के बच्चे जब माइक को देखते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। माइक ने एक ब्लैक कलर का चश्मा लगाया था, क्योंकि उसकी आंखें बहुत सेंसिटिव थी। उसकी आंखें धूप की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। खैर, जब वो बैठ करके खाना खा रहा था तो कुछ लड़के उसके पास आकर के उसे परेशान करने लगते हैं। ये लड़का अपनी नाक पर कुछ इस प्रकार से चम्मच को चिपका लेता है और इसके बाद ये लोग माइक को भी ऐसा करने के लिए बोल रहे थे। माइक चम्मच को पकड़ता है और उसे अपने सामने रख देता है, जिसके बाद एक एक करके सारे चम्मच उसके चम्मच से आकर के चिपक जाते हैं। यह देख करके जॉन भी बहुत हैरान हो जाता है। सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। माइक को ऐसा करता देख जॉन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जेस्सी माइक को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर माइक को चेक करता है और बताता है कि माइक बिल्कुल नॉर्मल है। उसके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जेस्सी उसकी आंखों पर एक लेंस लगवा देती है ताकि उसका चश्मा हट सके और एक अच्छे से कॉलेज में उसका दाखिला करवा देती है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। लेकिन जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो सभी लोग उसे अलग नजरिए से देख रहे थे। क्लास में एक सुंदर सी लड़की थी जो माइक को प्यार भरे नजरों से घूरे जा रही थी। खैर, इसके बाद टॉम नाम का इनका साइंस टीचर इन सभी लोगों को इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा रहा था। जब वो पावर सप्लाई को ऑन करता है तो उसमें से चिंगारी निकलने लगती है। उस चिंगारी की वजह से माइक का हाथ और पैर दोनों कांपने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो उस चिंगारी को अपने शरीर के अंदर खींचना चाहता है। तभी चिंगारी निकल करके माइक के शरीर से जाकर के चिपक जाती है। कुछ समय तक माइक हवा में उड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। टॉम बिजली की सप्लाई को रोकने के लिए एक बेंच से उसे मार देता है। माइक नीचे गिर करके बेहोश हो गया था और टॉम को बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन वहाँ डॉक्टर कहता है कि इतना बड़ा बिजली का झटका लगने के बाद भी माइक को कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद डक माइक से मिलने के लिए उसके कमरे में जा रहा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि माइक हॉस्पिटल से भाग चुका है। दरअसल वो इस जगह को छोड़ करके वापस अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जो क्लास में बहुत देख रही थी। उस लड़की का नाम केटी था। वो केटी से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए रास्ता पूछता है। केटी उसे उस तरफ जाने का रास्ता बता देती है और इसके बाद माइक रेलवे के पटरियों के थ्रू अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने डक आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो माइक कहता है कि वो अपने घर जा रहा है, वो अब यहाँ पर नहीं रहना चाहता है। लेकिन डक के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने से वो जा करके कार में बैठ जाता है। इसके बाद डक उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे सरकारी लोग आए हुए थे। जब ये लोग माइक को देखते हैं तो उनमें से एक अधिकारी माइक से सवाल करता है। वो माइक से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा IQ लेवल इतना हाई कैसे है? ये किताब के द्वारा हुआ है कि या फिर किसी और चीज से? तो माइक कहता है कि जब वो टीवी या रेडियो के पास जाता है तो वो
खराब हो जाती है और इसीलिए वो सिर्फ दिन और रात किताबों को ही पढ़ते रहता है। इसके बाद माइक घर जाने की बात करता है तो सरकारी अधिकारी कहता है कि बैंक वालों ने तुम्हारे घर को सीज कर दिया है। अब यह जानने के बाद माइक यहाँ से चला जाता है। माइक को थोड़ा कुछ अलग एहसास दिलाने के लिए स्कूल की तरफ से लोग पिकनिक पर जा रहे थे और इनके साथ डक भी शामिल था। सभी लोग पिकनिक के मजे ले रहे थे लेकिन माइक साइड में जाकर के बैठा हुआ था। कुछ समय बाद डक उसके पास जाता है और उससे बात करता है। माइक कहता है कि बिजली को देखने के बाद उसके शरीर में पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे बिजली अपनी तरफ पता नहीं क्यों खींचती है। बचपन में एक दिन तेज कड़कड़ाती हुई चिंगारी मेरी माँ के ऊपर आकर के गिर गई थी। शायद मेरी ही वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। खैर अगले दिन सुबह में एंथनी नाम के एक इंसान ने एक हिरन का शिकार करता है। हिरन को मार देने के बाद वो और उसका दोस्त बहुत खुश थे। लेकिन जब माइक हिरन को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो उदास मन से हिरन के पास आकर के बैठ जाता है। इसके बाद वो एक हाथ से हिरन को पकड़ता है और दूसरे हाथ से एंथनी को पकड़ लेता है। दरअसल माइक हिरन को जो दर्द हो रहा था वो दर्द एंथनी को भी एहसास दिलाना चाहता था। इसके बाद एंथनी हिरन के अंदर के दर्द को महसूस कर रहा था और उसे भी बहुत दर्द हो रहा था। हिरन की मौत हो जाने के बाद माइक बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद डक माइक से पूछता है कि आखिर तुमने एंथनी के साथ ऐसा क्यों किया? तो माइक कहता है कि मैं उसे एहसास दिला रहा था कि किसी को गोली मारने पर कितना दर्द होता है। डक के पास उसके घर से कॉल आता है जिसके बाद वो अपने घर पर चला जाता है। घर जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि डक की बीवी की हालत काफी दिनों से खराब है। वो काफी दिनों से सिर्फ बिस्तर पर लेटी हुई है। डॉक्टर कहता है कि कोई तो बात है जो वो तुम्हें बताना चाहती है लेकिन उसका शरीर पैरालाइज हो गया है इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही है। इसके बाद डक बैठ करके सोच रहा था तब उसे एंथनी की याद आती है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद वो एंथनी के घर पर जाता है। दरअसल वो एंथनी से पूछना चाहता था कि उस दिन माइक ने उसके साथ क्या किया था। इसके बाद एंथनी उसे बताता है कि माइक ने उस दिन उस हिरन के सारे दर्द को मुझे एहसास दिलाया था। मैं उस दिन उस हिरन के एक एक दर्द को एहसास कर पा रहा था। इसके बाद डक माइक के पास जाता है और उसे लेकर के अपनी बीवी के पास आता है। दरअसल वो माइक के जरिए अपनी बीवी के अंदर की बात को जानना चाहता था। इसके बाद माइक उसकी बीवी के पास जा करके बैठ जाता है और जैसे ही उसके सर पर हाथ रखता है तो उसके अंदर की बात को जान जाता है। इसके बाद वो डक को बताता है कि तुम्हारी बीवी चाहती है कि तुम अपने बेटे को माफ कर दो और वो पुरानी अंगूठी जो तुमने एंगेजमेंट में पहनाई थी वो उसे पहनना चाहती थी। यह सब जानने के बाद डक को बहुत रोना आ रहा था। इसके बाद वो अपनी बीवी की अंगूठी को ला करके उसे पहना देता है और तभी उसी समय उसकी बीवी की मौत हो जाती है। माँ की मौत सुन करके बेटा भागते हुए घर पर आता है। जिसके बाद डक अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है और उसे माफ कर देता है। माइक ऊपर से यह सब देख करके बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद माइक दोबारा से केटी से मिलने के लिए जाता है। वो केटी से कहता है कि सभी लोगों को लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी एक इंसानों की तरह ही हूँ जो सिर्फ अपने दिमाग से ही सारा काम करता हूँ। इसके बाद वो केटी से पूछता है कि क्या तुम भी मुझे अलग नजरिए से देखती हो? तो केटी बताती है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई भी इंसान नहीं देखा है। यह कहने के बाद वो माइक को लिप किस कर लेती है लेकिन ऐसा करते हुए केटी के डैड उसे देख लेते हैं। इसके बाद वो माइक के पास आकर के उसे परेशान करने लगते हैं लेकिन तभी यहीं पर जेस्सी आ जाती है और वो केटी के डैड को शांत करा करके माइक को यहाँ से लेकर के चली जाती है। अब माइक इन लोगों से बहुत परेशान हो गया था इसलिए वो अपने कपड़ों को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में वो अपने कॉलेज हॉस्टल की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जिसके बड़े बड़े बाल थे और यह देख करके वो सोचता है कि काश उसके पास भी ऐसे बाल होते। खैर तभी यहीं पर जॉन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो माइक को परेशान करने लगता है। वो माइक के सर पर से उसके कैप को ले लेता है और खुद पहन लेता है और जब माइक अपने कैप को लेने की कोशिश करता है तो जॉन उसके हाथों को पकड़ लेता है और इस तरीके से माइक को जॉन के बारे में मालूम चल जाता है। माइक कहता है कि तुम्हारे सौतेले पिता ने तुम्हें बचपन में बहुत परेशान किया है। इसके बाद वो जॉन के पिता की बातों को दोहराने लगता है जिसकी वजह से जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ये लोग माइक को खींचते हुए बाहर लेकर आते हैं और उसके कपड़ों को उतार देते
देते हैं। उसके कपड़ों को उतार देने के बाद माइक को ये लोग गंदे पानी में ढकेल देते हैं। इसके बाद माइक को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों को मजा चखाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी दूर फेंका जाते हैं। इससे माइक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जॉन मर चुका है। इसके बाद माइक जॉन के पास जाता है और उसे बिजली के छोटे छोटे झटके देने लगता है और इसी की वजह से वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। खैर इसके बाद वो अपने घर पर चला आता है। घर आने के बाद वो देखता है कि उसके घर के अंदर का सारा सामान खाली पड़ा हुआ था। तभी यहीं पर जेसी और उसका टीचर टॉम भी आ जाता है। ये लोग उसे लेकर के जा रहे थे, लेकिन तभी यहीं पर पुलिस वाला आ जाता है और पुलिस वाला माइक को पकड़ने के लिए आया था, क्योंकि उसे जॉन के बारे में मालूम चल चुका था। लेकिन यहाँ पर डक उसे पुलिस से बचाने की कोशिश कर रहा था। डक पुलिस को रोकता है और उसके रेडियो को बहुत दूर फेंक देता है। तभी माइक को आसमान में बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद माइक उसकी तरफ भागने लगता है और उसके पीछे पीछे सभी लोग भाग रहे थे। आसमान से तेज बिजली निकल करके माइक के शरीर से जाकर के चिपक जाती है और इसके बाद वो तेजी से बिजली की तरफ भागने लगता है और देखते ही देखते वो उसी बिजली में कहीं गायब हो जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग हैरान से ज्यादा बहुत खुश थे, क्योंकि अब जाके माइक अपनी सही जगह पर पहुंच चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।